अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद फौज की तहवील में है और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फौजी तहवील में होने के बाद सियासी हालात भी तेजी से करवट लेंगे। बज़ाहिर साबिक DGI-SI को टॉप सिटी केस में इल्ज़ामात का सामना है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद इंकशाफात सामने आएंगे, जिसके बाद बानी PTI की मुश्किलों में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में अहम किरदार अदा किया और आज बानी PTI ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पहुँचाया है। आज इंतज़ार पंजौता ने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। इंतज़ार पंजौता का कहना था कि बानी PTI ने कहा है कि हमारा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ कोई सियासी ताल्लुक नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल था। इंतज़ार पंजौता इस मुताल्लिक़ क्या कह रहे थे, सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खान साहब इस मामले के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी के साथ, जनरल फैज़ के साथ पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था। उनके साथ मेरा रिलेशन अक्टूबर 2021 तक था, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट रही। जब उनको बदला तो वो बदला जो गया तो उसका उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि जनरल बाजवा ने उनको अपनी एक्सटेंशन की खातिर नवाज शरीफ के साथ डील करके बदला था। अब इमरान खान तो इस इल्ज़ाम को रद्द कर रहे हैं कि उनका साबिक DGI-SI के साथ सियासी गठजोड़ था। बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि उन्होंने जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की और इमरान खान भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे ताकि उनके इक़्तिदार को तूल दिया जा सके। अब ये वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ हाउसिंग स्कीम की तहकीकात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि साबिक DGI-SI पर दीगर खिलाफ वर्जियों के जो इल्ज़ामात लगते हैं उन पर भी तहकीकात होंगी, यानी तहकीकात का दायरा कार वसी होगा। इस वक्त रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सीनियर सियासतदान फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी बज़ाहिर टॉप सिटी हाउसिंग केस में हुई है, लेकिन इस सारे मामले का जो पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, वो भी अपनी जगह पर वो डिस्कस भी हो रहा है। बज़ाहिर तो ये टॉप सिटी हाउसिंग स्कैंडल है, लेकिन क्या वाकई इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है उसमें टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अलावा आपकी पोस्ट रिटायरमेंट इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी हैं, और ये जो पोस्ट रिटायरमेंट इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने कल भी बहुत से TV चैनल में ये खबर ब्रेक की थी, आपके इस प्रोग्राम में मैं बता दूं। बुनियादी तौर पर रऊफ हसन की गिरफ्तारी, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी वो आपके जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए बाइस अज़ाब और बाइस मुश्किल बनी है। रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी के वक्त जब उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल की पूरी फ्रांसिक ऑडिट किया गया तो उसमें जनरल फैज़ हमीद के मैसेजेस और मुख्तलिफ सिमों के ज़रिए से पैगाम और राब्ते और सारे मामलात जो है वो रिवील हुए और इंकशाफ हुआ। और जनरल फैज़ हमीद रेगुलर अप्रैल 2022 से लेके कल तक वो आपकी जनाब PTI, बानी PTI और PTI की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे और उनके चीफ पैटर्न थे। वो पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज़ जो पिछले 2.5 साल से चल रही है उसको स्पॉन्सर करने वाले, उसको पैटर्नाइज करने वाले, उसकी सरपरस्ती करने वाले, उसकी डायरेक्शन देने वाले, उसकी प्रोड्यूसरशिप की जनाब एंटरप्रेन्योरशिप लेने वाले वो जनरल फैज़ हमीद खुद थे। तो उधर से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। बाकी कल भी एक ब्रेक की मैंने बात आज आपके प्रोग्राम में दोबारा करूं। 9 मई से पहले, कोई चंद दिन पहले, जमान पार्क में 2 कर्नल जनाब मिलके गए थे बानी तहरीक इंसाफ को और वो इनके नुमाइंदे थे। उन 2 कर्नलों को 9 मई के वाकयात के बाद पाक फौज ने गिरफ्तार किया, उनको उनके ओहदों से फारिग किया। उनसे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की गई तो पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब का पूरा नेटवर्क एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे अप्रैल 2022 से अब तक काम कर रहा था। उसमें रिटायर्ड जनरल, उसमें ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कैप्टन, एक सैकड़ों जिसे कहते हैं ना कि लोग रिटायर्ड जो स्पेशली थे वो मौजूद थे। तो उसके ऊपर फिर सारी मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो जनरल फैज़ साहब तक, फिर रऊफ हसन साहब के सारे जनाब जितने सबूत थे
तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब जो जनरल फैज और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो वादा माफ गवाह बनेंगे उनमें से वो 2 करनैल भी शामिल है जिन्होंने एक एक बात बताई। और मेरी तो यहां तक भी इंफॉर्मेशन है कि जनरल फैज हमीद ने भी अपनी पूरी पिछले 1-1.5 महीने की खुसूसन जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें हर चीज जो है वो अपने अदारे के सामने रख दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामला जो आप बता रहे हैं ये टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का मामला तो बहुत पीछे रह जाता है, यकीनन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके ऊपर तहकीकात हुई हैं तभी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे पिंडोरा बॉक्सेस खुलेंगे कि वो बहुत पीछे रह जाएगा और बहुत सारी नई और धमाका खेज चीज़ें सामने आएंगी। इसका मतलब तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ओवरऑल स्क्रिप्ट राइट कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे एज पर यू सेड, लेकिन आज इंतजार पिंजौता साहब बाहर आए इमरान खान से मुलाकात करके अडयाला जेल से। वो कहते हैं इमरान खान ने स्ट्रेट अवे डिनाई किया है कि हमारा उनके साथ कोई पॉलिटिकल लिंकेज था ही नहीं, सियासी तौर पे तो हमारा कोई लिंक ही नहीं था जनरल फैज के साथ। यार किसकी बात आप कर रहे हैं? कौन पैगाम लेकर आया? किसने कहा? सारे झूठों के आईजी, झूठों के चीफ सेक्रेटरी, क्या बातें कर रहे हैं आप? बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर जनरल फैज, बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ ये 3 का एक तकवन थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर 4-4.5 साल रूल किया। सबको पता है कि बुशरा बीबी जनरल फैज की जनाब फ्रंटमैन थी। सबको पता है कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ उनकी शादी करवाने के पीछे सारा जनरल फैज का हाथ था। सबको पता है कि बुशरा बीबी के जो मौक्कल थे जिनकी वजह से सुबह दोपहर शाम बानी तहरीक इंसाफ ओपनली मीडिया के सामने आके कहते थे कि मेरी मुर्शिद तो सिर्फ एक है और वो बुशरा बीबी है, और वो जिस वजह से उनको मुर्शिद कहते थे वो मौक्कल थे, और वो मौक्कल जनाब वो रहमतुल्लाह था और इस तरह के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कि जो उस दौर के जनाब जनरल फैज के जनाब अदारे के जनाब वो एहलकार थे और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद उनके पेरोल पे काम कर रहे थे। वो इंटेलिजेंस इक्विपमेंट लगा के बानी तहरीक इंसाफ के दफातर और उनके कमरों में और उनके घरों में, उनकी रहायशगाहों में वो लगाए होते थे। जो बानी तहरीक इंसाफ बोलते थे, जो परेशानियां उनको फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, इंतजामी, पार्टी की जो भी कोई आती थी, किसी से डिस्कशन करते थे, उसकी एक एक रिपोर्ट उन इक्विपमेंट के जरिए से उन जिन्हों को चौहान साहब ये बानी पीटीआई के दोस्त थे, वफादार और हामी थे, या फिर उनके दुश्मन थे? मतलब जो पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लोग तो बड़े दुश्मन थे पीटीआई के। यार ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ये रियासत के भी दुश्मन थे, ये एक दूसरे के भी दुश्मन थे, अपनी मफादात के सारे जनाब असीर थे, अपने मफादात के सारे तो जनाब। हो क्या रहा था? देखिए उस वक्त तो जनरल फैज चले समझ आते हैं ही वाज द स्पाई मास्टर, लेकिन अभी तो रिटायर हो गए थे, जाहिर है वो तो फॉर्मर डीजीआईएसआई थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब। अब वो पीटीआई को क्या फायदा पहुंचा सकते थे? मेरा बड़ा सादा सा सवाल। पीटीआई को वो जो उनकी जान फंसनी थी, उन्हें पता था कि जनरल आसिम मुनीर, उसकी कोई फाइल, उसकी कोई जनाब नेगेटिव चीज, उसकी कोई सेंसिटिव चीज उनके हाथ में नहीं है। हालांकि सारी दुनिया जानती है जो आईएसआई चीफ होता है उसके पास हर पॉलिटिकल, सोशल और सहाफती और हर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की एक एक चीज मौजूद होती है। जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। उसे डर था कि इन्होंने हाथ डालना ही डालना है और इन्होंने मेरी एक एक चीज जो मुझसे बेहतियाती हुई, राइम की बड़ी लंबी फहरिस्त है। सिर्फ 4 साल बदमाशी, टॉप हाउसिंग सोसाइटी की तरह के हजारों वाकयात, प्रॉपर्टी के, 2 नंबरी के, करप्शन के, वो नहीं। उसके अलावा जनाब आपका 26 नवंबर को पाक फौज के अंदर कू करवाने के हवाले से पूरी लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करना, 9 मई के 350 जो आपके मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमले हुए, उसकी मैं समझता हूँ A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल फैज हमीद के ऊपर आती है। ये तो पपट से बानी तहरीक इंसाफ को क्या पता, जिसको जर्मनी के जनाब जापान की सरहदों का नहीं पता, जिसको 1,24,000 पैगंबरों की तादाद का नहीं पता, जो बिल्कुल फारिग दीन दुनिया से पीछे सारे का सारा नेटवर्क जनरल फैज हमीद का काम कर रहा था। तो अब ये सारी चीजें, इसके अलावा और कई अफसर गिरफ्तार हैं, कई और अफसरों के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि असल 9 मई के मास्टरमाइंड पकड़े गए? बिल्कुल मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं। जो पपट से जो हाथ जो उन डोरियों पे हिल रहे थे, उनको परेशानी हुई है, तभी तो 1 महीने से माफी का पहाड़ा पड़ने लगे हुए थे। मैं खुद हैरान था यार ये क्या हो गया, 1 महीना हो गया है, बानी तहरीक इंसाफ बदो बदी बानो बानी वो माफी लाजमी तस्करा कर रहे हैं,
तो उसकी बुनियादी वजह यह थी, उनको रिपोर्टें थी सारी कि फैज हमीद के ऊपर हाथ डल गया, फैज हमीद के साथ और बहुत से कुछ जनरल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ कर्नल्स हैं, उनके ऊपर हाथ डला हुआ है। उन्हें समझ आ गई सारी कहानी। तो अभी और गिरफ्तारियां भी होने जा रही? सर गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं अंदर, कुछ होने जा रही हैं, अभी बहुत कुछ। इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या? अच्छा, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। बस ये आखिरी 2 महीने की एपिसोड है। ये 2.5 साल से नकदा कोका के ऊपर जो फितना फसाद पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ लगा हुआ था, बस उसके 2 महीने हैं। बस इंशाल्लाह हर चीज स्मूथली स्ट्रीमलाइन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पीटीआई तो कहती 2 महीने बाद हमारी हुकूमत होगी, दिसंबर की वो तारीख दे रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा होगा और हम हुकूमत में आ जाएंगे। ये 2 महीने बाद तो पीटीआई तो कुछ और सोचे समझे बैठी। तारिक भाई 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की आवाम सुन सुन के हर 1 महीने बाद एक नई दुर्फितनी, एक नया जनाब दावा, एक नया ब्लंडर, एक नया फेक प्रोपेगेंडा। 1.5 महीने बाद बानी तहरीक इंसाफ आ रहे हैं, 2 महीने बाद बानी तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, 3 महीने बाद मुकदमात से खत्म हो रहे हैं, 4 महीने बाद इक़्तिदार मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आया तो भाईजान असी बाहर आ रहे हैं, और मंसूर शाह साहब आए तो असी बाहर आ रहे हैं। सब ड्रामेबाजी 2.5 साल से सुन रहे हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। एक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी बांग्लादेश का इनकलाब। तीसरा बरतानिया के सिविल जो फसादात हुए हैं उसके ऊपर वहां के अदालती सिस्टम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, ये सारी चीजें ने पाकिस्तान की आवाम की आंखें खोल दी कि भाई हमें तो ये वी लॉगर और यूट्यूबर और ये एंकर के जो जनरल फैज के हाथों भर्ती हुए थे एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और लाखों रुपए के फायदे उठाते रहे, वो तो हमें बताते थे कि जनाब घरों में घुस गए, जुल्म हो गया, माँ बाप को पकड़ लिया, जुल्म हो गया। और बरतानिया वालों ने बताया भाईजान आपने 24 घंटों के अंदर अदालतें खोल के, घरों में घुस के, उनकी पेंटे तक उतार के, उनको नंगा करके, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। किस जुर्म में? कि फेसबुक में एक एक्सट्रीम के ऊपर मबनी कमेंट्स दे दिया गया। ट्विटर के ऊपर आपने एक जनाब पोस्ट चढ़ा दी, एक इंतहा पसंदाना। आपने एक पुलिस वाले के ऊपर एक ईंट फेंक दी। तो चौहान साहब यहाँ क्या होने जा रहा है सर, मुझे बताइए यहाँ अब क्या होगा? क्या बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है और फिर अल्टीमेटली वो मिलिट्री कस्टडी में जा रहे हैं? सर आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी 190 मिलियन पाउंड का फैसला आएगा। उसके बाद आखिरी जो इनके ऊपर जो असल केसेस हैं 9 मई के, जिसकी एक सबूत डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेके, एजाज चौधरी से लेके, महमूद रशीद से लेके, उमर चीमा से लेके, अली अमीन गंडापुर से लेके, उमर अयूब से लेके, एक शख्स ने अपने हाथों से अपनी ऑडियो वीडियो देकर वो इनको दिए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। बाहर हीरो बने हुए हैं, MNA, MPA, वजीर आला, अंदर सारा बानी तहरीक इंसाफ की पीठ पे और उनकी सीने पे छुरे घोंप के अपने आप को बिल्कुल मुबर्रा करके। ये बात तो बड़ी बाइसे ताज्जुब है जो बात आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने फ्रंट रनर हैं जो सामने नजर आते हैं वो सब एस्टैब्लिशमेंट की मां पर काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सारे के सारे अपनी पार्टी के गद्दार हैं। क्यों गद्दार है ये भी सुन लें। तो ये इमरान खान को नहीं पता है कि हमारा बानी तहरीक इंसाफ हमारे मुल्क का गद्दार है। उन्हें पता है कि वो हमारे साथ मुनाफिकत कर रहा है। उन्हें पता है कि उसने अमेरिका के खिलाफ तहरीक और फिर फौज के खिलाफ तहरीक के नाम पे अमेरिका से भी माफी मांगी और फौज से भी माफिया मांग रहा है। अमेरिका से भी जनाब उसने 2 महीने बाद ही अप्रैल 2022 को स्टार्ट की, जून 2022 2 महीने बाद उसने अमेरिका से माफी मांग के मैं आई विटनेस हूं सैकड़ों दफा का, 20 दफा का, कि हमें कहा गया खबरदार अब आपने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने साइफर की बात नहीं करनी, आपने अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं करना। जून 2022 से फिर जिस फौज के खिलाफ नफरत पैदा की उस फौज के जनरल बाजवा को सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर 2 दफा उसकी ठोड़ियों को हाथ लगाया कि मैं तुम्हें ताहयात सदर बना दूंगा। नहीं तो चौहान साहब ये बात आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत है वो गद्दारी कर रही है, ये बात बानी पीटीआई को नहीं पता, ये बात इमरान खान को नहीं पता है। उसको पता है मैं इनको बुद्धू बना रहा हूं, ये उनको बुद्धू बना रहे हैं। उन्हें पता है उसको बड़ी बड़ी पड़के सुनने की आदत है, ये पड़के मार देता है अली अमीन गंडापुर और ये बाकी जनाब ये चेले चांटे उस पर खुश है, लेकिन अंदर से उसको भी पता है। तो इससे पीटीआई बच जाएगी? मतलब बानी पीटीआई तो चले मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, पीटीआई बच जाएगी?
सर जुडिशरी के हवाले से एक आसरा था, और जुडिशरी का जो सबसे असल बैक करने वाला जो शख्स था वो कल पकड़ा गया। जुडिशरी को भी मैसेज चला गया है, पाकिस्तान की सियासत, सहाफत और जुडिशरी अदालती सिस्टम, इसमें जितने तुरम खान थे जो नकदा कोका के ऊपर जनाब लगे थे, जनाब फैजी डांस करना, सारों को मैसेज चला गया है कि कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जड़ आगे पीछे देखे उसी शामत आई है, रियासत से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। और मैंने एक बड़ा आज ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प था। मैंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने 12 अगस्त को 14 अगस्त मनाने का तरीका बता दिया सबको। 12 अगस्त को उन्होंने बता दिया कि 14 अगस्त कैसे मनाना है। जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगा के सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे ना कोई जर्नैल, ना कोई जज, ना कोई सियासतदान, ना कोई मीडिया हाउस का मालिक, ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई वीलॉगर, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई तजिया निगार, ना कोई डायमंड के खारों पे नाचने वाला। लास्टली अब एक इदारे में तो एहतसाब का चलिए अमल शुरू हो गया, और ज़ाहिर है तारीखी मौका है जब साबिक स्पाई मास्टर इस वक्त फौज की तहवील में है, और भी इदारों के अंदर आप ऐसा ही मामला होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मैसेज इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। सर 2 महीने के अंदर अभी आपकी इस महीने के एंड में या अगले महीने के शुरू में आईनी तरामीम आएंगी। आईनी तरामीम 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह पास होंगी। वो तो 2/3 मेजॉरिटी होगी तो पास होगी ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसपे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अमलदारी जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, ये चॉइस नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी होगी, आप बेखबर रहे। 9 मन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, दोनों होंगे, आप बेखबर रहे इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। और पाकिस्तान अपने ट्रैक पे चलेगा, और ये जितनी बैरूनी ताकतों की और खत्मे नबूवत के मुनकरों की साजिश इस पाकिस्तान के खिलाफ रचाई गई थी पिछले 2.5 साल से बानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में, वो सारी की सारी इंशाल्लाह ज़मीन बॉस और ज़मीन दोस्त होंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेजी से तब्दील होती हुई सियासी सूरत हाल पर एक इजलास मोहम्मद अली दुरानी जो सीनियर सियासतदान है उनकी रिहाइशगाह पर हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने भी शिरकत की है। ऑपोजिशन अलायंस TORs बना रहा है कि किस तरीके से ऑपोजिशन ने मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस को फेस करना है, पर्टिकुलरली PTI जिसके लिए पहाड़ जैसा चैलेंज खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएगी? PTI के बानी ने तो कह दिया है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और उनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है इस गिरफ्तारी के साथ, लेकिन इंटरनली PTI इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी बना रही है? इस वक्त सेनेटर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साबिक स्पाई मास्टर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उसमें इस किस्म की चीज़ कभी हुई नहीं थी, तो प्रॉब्ली किसी को शायद तवक्को ना हो, अपनी बात है। लेकिन जो बात हुई है वो मेरे ख्याल में शायद कभी ना होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में सब कुछ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो टॉप सिटी के अंदर जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, अब वो करप्शन में आती है, किस चीज़ में आती हैं, उस चीज़ के ऊपर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जनरल फैज़ ने एज एन इंडिविजुअल किया था या क्या हुआ था, किस बेसिस से, वो तो फिर बाद में चलेगा ना, इसके फिर वो ख़ुद भी बताएंगे कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में था या नहीं था, किस लिहाज से था। सो ये तो उस बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में सारा केस चल रहा है। लेकिन जो ISPR ने जो आखिर में एक बयान के आखिर में लास्ट सेंटेंस का हुआ है कि रिटायर होने के बाद भी इन्होंने कोई जो कोड है या इनका जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी की है आर्मी एक्ट के लिहाज से, तो श्योर अगर उन्होंने कोई आर्मी एक्ट के लिहाज से उन्होंने कोई तोड़ा है कानून तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, वो जो सेकंड पार्ट ऑफ प्रेस रिलीज आप मेंशन कर रहे हैं उसमें तो बादस रिटायरमेंट वो कहते हैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्ट हुए हैं जो आर्मी एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी थी और उस पर जो इंजबाती कार्रवाई है वो हो रही है। अब दैट इज वेरी मच लाइकली बी लिंक्ड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है PTI के लिए? देखिए, मेरा सवाल एक उठता है कि
जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में कि 2019 में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के और कहा था कि ये इस तरीके से इवेंट्स करने और इस तरीके से इमरान खान को हमने वो करना है, या 2021 में जब भी वो कहा था कि ये हमने करना है, तो अब सवाल उठता है कि वो ज्यादा सीरियस है जब वो अम, अम, अपनी जॉब के अंदर थे और उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, वो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, या ये रिटायरमेंट के बाद वाला सीरियस प्रॉब्लम है? सेनेटर साहब, सवाल तो फिर बहुत सारे उठते हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं कि बजट पास कराने में जो मदद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी, जो एतमाद का वोट लेने में मदद आपको हासिल रही, जो आपकी जमात को बरसरे इक़्तिदार लाने में मदद हासिल रही, जो आपकी जमात की उठान में मदद इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनती रही, वो तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिनके ऊपर जो तवज्जो तलब भी और जवाब तलब भी है। लेकिन आईएसपीआर की अगर प्रेस रिलीज को देखा जाए तो बाद अज रिटायरमेंट जिन इंस्टेंसेस का जिक्र किया गया है उसमें फोकस और स्ट्रेस बाद अज रिटायरमेंट है। तो हाउ डू यू सी दैट कि इसका लिंक, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा, फिर रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी, उससे कुछ ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंसेस मिलना जो हुकूमत क्लेम कर रही है जिसका लिंक हो सकता है, तो ये कितना खतरनाक है फॉर पीटीआई एंड फॉर बानी पीटीआई? देखिए, मेरे ख्याल में इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हुकूमत तो मतलब उनका तो कोई, वो हर चीज में झूठ बोलती है। आपने देखा होगा रिसेंटली हर एक चीज के ऊपर झूठ बोल रहा हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को बिल्कुल तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर लिहाज से किया हुआ है। तो वो तो हर चीज करेगी, और उसकी वजह ये है कि उनके रास्ते में और पाकिस्तान से पैसा चुराने के रास्ते में एक बंदा खड़ा था, वो इमरान खान है। उनकी कमाई के रास्ते में एक बंदा खड़ा था, वो इमरान खान है। उन्होंने किसी तरह के इमरान खान को हटाना है ताकि फिर 1985 से लेके जो 2017-18 तक जिस तरीके से वो फ्रीली पैसा खाते थे। चले हुकूमत तो जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन ये कार्रवाई तो सरियन फौज की तरफ से है। ये तो इदारे की कार्रवाई है, और ये महकमा जाती कार्रवाई है जो अगेंस्ट जनरल फैज हो रही है। हमारे लिहाज से ये इदारे के इंटरनल मामलात हैं, वो जरूर करें। और जब वो कहेंगे कि इसका कोई ताल्लुक बनता है, तो उस वक्त अगर हमसे कोई वो जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब उस वक्त देंगे ना। वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। अच्छा, मुझे बताएं कि जनरल फैज हमीद का कोई पॉलिटिकल लिंक था पीटीआई के साथ? देखिए जी, जनरल फैज का मुझे नहीं मालूम, या मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉलिटिकल था। वो जब तक वो थे, वैसे तो अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे वो जो इंस्टीट्यूशन है वो थ्रू आउट, आपने देखा जो मैंने पहले जिक्र किया है उसका, या जो आप कह रहे हैं उसका, या जो बाजवा साहब कह रहे हैं उसका, या उससे पहले जो हो रहा था ये सारी, या 2013 की बात कर ले, ये थ्रू आउट हर एक का कहीं ना कहीं लिंक कुछ होता जा रहा था। जनरल दुरानी साहब को देख ले, 1990 में कह रहे थे उन्होंने पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ साहब को। तो वो तो लिंक्स हर जगह पे अपनी जगह पे रहते हैं ना, वो तो उनको छोड़ देना। लेकिन अगर हम इन पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बंदे का इंडिपेंडेंटली वो करके देखें तो उसका जवाब नफी में आता है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन का जनरली थ्रू आउट हर एक के साथ डिस्कशंस, हर एक के साथ बातचीत करना, हर एक के साथ ये करना वो करना, अभी इस दफा देखिए कितने लोग क्या क्या नहीं कह रहे, इस इलेक्शंस के बाद क्या कुछ लोग नहीं कह रहे, उस चीज को कर लें तो उसका जवाब दूसरी तरीके से है। तो आपको सारा देखना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल फैज हमीद विज़-अ-वी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, उनको जब तक उनकी एक पोजीशन थी, उनके साथ बातचीत थी, जब वो उस पोजीशन से हटा दिया गए थे, ही वाज जस्ट अनदर उनको बातचीत। और आपको नहीं लगता कि इससे जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है बानी पीटीआई का, उसकी राह भी हमवार होगी? आपको लगता है इसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ? देखिए, अगर कोई उसको लेट्स से कोई ये पेव करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको पता है वो इमरान खान की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको पता है वो इमरान खान को फोर्स नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फोर्स किया, वो उठकर भाग गए थे। उनको पता है कि इमरान खान को उस तरीके से आप किसी तरीके से दबा नहीं सकते, डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। ना वो बंदा डरता है, ना वो बंदा किसी से उसको धमकी खाता है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब अगर उसको पकड़ने के लिए कोई इस किस्म की
जो वो करना चाह रहे हैं उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा मेरा इंप्रेशन ये है कि ये उनका इंटरनल मैटर है जो ट्रिगर हुआ था टॉप सिटी के लिहाज से, और जब ये अनफोल्ड होगा और जब इसकी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके साथ कुछ करेंगे तो उस वक्त देखेंगे फिर हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई आपस में लिंक बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोशल मीडिया हुकूमत के बकौल बेलगाम घोड़ा बन चुका है और हुकूमत इस बेलगाम घोड़े को रोकने के लिए संजीदगी से सोच रही है और अब सोशल मीडिया ऐप्स पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हुकूमत ने काम तेज कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और अहम इकदाम उठाते हुए ओवर द टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को पीटीए और पेमरा के मातहत बनाने की तैयारियों पर हुकूमत ने काम मुकम्मल कर लिया है और इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी स्टेक होल्डर से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है और इस हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद काबीना से मंजूर कराया जाएगा। इस नए फ्रेमवर्क से व्हाट्सएप, फेसबुक समेत मुख्तलिफ फॉरम्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेना होगी। नए फ्रेमवर्क के तहत ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और ई कॉमर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। मीडिया डिजिटल सर्विसेज को भी पीटीए और पेमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक और पीटीए सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज और मीडिया सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरीज में तश्कील दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक कम्युनिकेशन सर्विसेज को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम होगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज में व्हाट्सएप, फेसबुक और इस हवाले से जो दीगर जो ऐप्स हैं वो उन समेत तमाम कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं और ऐप सर्विसेज में फेसबुक, एक्स, ई कॉमर्स और लिंक्डइन जैसी सर्विसेज शामिल होंगी और मीडिया सर्विसेज को मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और दीगर सर्विसेज जो है इस जैसे फॉरम्स जो है वो शामिल होंगे, जबकि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में पाकिस्तान में चलने वाले चैनल्स के सोशल मीडिया फॉरम्स शामिल होंगे। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आने के बाद यकीनन जो सख्त मॉनिटरिंग है वो शुरू हो जाएगी और इस हवाले से अभी से ही ये देखने में आया है कि मुख्तलिफ ऐप्स में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग अभी से तातुल का शिकार भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।